चलिए दोस्तों शांत हो जाइए अब, क्योंकि जीने का है 4 दिन और उसमें पढ़ने का है मात्र 1 दिन। अल्लाह ने करी। और हम लोग फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े चैप्टर लाइट को समझने का प्रयास कर रहे थे। लाइट के कई सारे प्रकाश के कई सारे घटनाओं का जिक्र हम पिछले क्लास में कर चुके। परावर्तन का जिक्र कर चुके हैं, अपवर्तन का जिक्र कर चुके हैं, वर्ण विक्षेपण का जिक्र कर चुके हैं और प्रकीर्णन का जिक्र कर चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाओं को हम समझ चुके। आज हम प्रकाश की घटनाओं को नहीं, एक महत्वपूर्ण मानव आंख की बात करने वाले, यही ना आज का टॉपिक क्या है? आंख है। आज हम आंखों की संरचना को समझेंगे, मानव के आंखों के संरचना को समझेंगे, मानव के आंखों के देखने की प्रक्रियाओं को समझेंगे कि मानव आंख से देखता कैसे है। तो आइए दोस्तों, आप लोग समझने का पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल भी बात मत करिए। अगर ये बात नहीं करिएगा तो आपको क्लास में ही सारा चीज याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। एक है कि सर जी कोई साइंस का बुक बताइए प्लीज, रिक्वेस्ट। और बुक तो लुसेंट तो एकदम बेहतरीन है, सब कुछ रटिए, टॉप करिए। बुक में हम दूसरा कोई बुक बात नहीं करेंगे, ठीक है। लुसेंट से बेहतर कोई बुक नहीं है। अगर आपको एकेडमिक बुक पढ़ना है साइंस का तो 9-10 का पढ़िए। किसका? 9-10 का पढ़िए। और 9-10 का पढ़िए मतलब भारती भवन का पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी का पढ़िएगा तो एनसीईआरटी पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा, वही बातों को भारती भवन की किताब से आप पढ़ सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका कि सारे किताब का निचोड़ तो आपको हम बता ही रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई, मानव आंख। मानव आंख एक प्रकाशिक यंत्र के तरह ही काम करता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तरह ही काम करता है ह्यूमन आंख। और प्रकृति में आंख, आई और प्रकाश के बीच बहुत गहरा संबंध है। मानव का आंख मूल रूप से तो बायोलॉजी का विषय है, क्योंकि आंख मानव अंग है और मानव अंग को विस्तार पूर्वक बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। लेकिन 2 मानव अंग को हम फिजिक्स के अंतर्गत कवर किए हैं। एक कान जो साउंड वाले चैप्टर में आपको बताए थे, और अभी आपको हम बता रहे हैं आंख। प्रकाश के अंतर्गत हम आंख को क्यों पढ़ रहे हैं? तो आंख एक प्रकाशिक यंत्र के तरह ही काम करता है। जिस तरह कैमरा, आर्टिफिशियल कैमरा काम करता है, उसी तरह दोस्तों हमारा आंख भी काम करता है। यानी कैमरा के द्वारा प्रकाश के माध्यम से जिस तरह फोटो खींचा जाता है, प्रतिबिंब खींचा जाता है, उसी तरह आंखों के माध्यम से सेम टू सेम उसी तरह आंखों के माध्यम से प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कैमरा के द्वारा फोटो खींचने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार की आंखों से किसी वस्तु को देखने की है। मानव आंखों से देखने की क्रिया विधि सेम टू सेम कैमरे के द्वारा फोटो खींचने की क्रिया विधि के समान है। तो मानव का आंख एक प्रकाशिक यंत्र कैमरा के समान ही कार्य करता है, इसीलिए हम इसे लाइट चैप्टर में कवर कर रहे हैं। कवर करने से पहले आप ये बात तो जानते ही होंगे दोस्तों कि आंख और प्रकाश के बीच काफी गहरा संबंध है।
इतने गहरा संबंध कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर प्रकाश ना हो तो फिर आंखों का कोई काम नहीं, और जब आंख ही ना हो तो प्रकाश हमारे लिए कोई काम का नहीं। दोनों काम का हो, इसके लिए जरूरी है दोनों साथ हो। बात समझ गए ना? तो आंख और प्रकाश के बीच का संबंध काफी घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते हैं, और आंखों के बिना प्रकाश की उपस्थिति में भी हम कुछ देख नहीं सकते हैं। देखने के लिए आंख जरूरी है और प्रकाश जरूरी है, और वो भी एक साथ जरूरी है। क्लियर? तो आंखों से देखने की क्रिया विधि ठीक उसी प्रकार है जैसे कैमरा से फोटो खींचने की क्रिया विधि है। लेकिन हम आंखों के माध्यम से देखते कैसे हैं, इसको समझने के लिए हमें पहले आंख को समझना पड़ेगा, आंख के संरचना को समझना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, पहले हम मानव के आंखों के संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। मानव के आंखों के संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, प्रयास हम कर रहे हैं और बाकी आपको याद होगा। सबसे आंख का जो सबसे ऊपरी परत होता है दोस्तों, आंख का जो सबसे ऊपरी परत होता है, आंख का जो सबसे ऊपरी परत होता है वे उजले रंग का होता है, जो आपको दिख रहा है। दिख रहा है ना? आंख का जो सबसे ऊपरी परत होता है वे श्वेत रंग का होता है। क्या होता है? श्वेत रंग का होता है, अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी, यानी इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। और ये श्वेत रंग का यानी कि उजले रंग का सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को एस्क्लेरोटिक कहते हैं। एस्क्लेरोटिक कहते हैं। हिंदी में श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आंखों के सबसे ऊपरी उजले या श्वेत रंग के अपारदर्शी परत को क्या कहते हैं? एस्क्लेरोटिक कहते हैं या श्वेत पटल कहते हैं। अब श्वेत पटल का जो अगला भाग होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। अगला भाग जो होता है वो थोड़ा सा क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। इस उभरे हुए भाग को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्क्लेरोटिक यानी श्वेत पटल के अगला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, और इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया पारदर्शी होता है। यहां से लेकर यहां तक अपारदर्शी, यहां से लेकर यहां तक अपारदर्शी, लेकिन कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी। कॉर्निया क्या होता है? यानी कॉर्निया से होकर प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन आगे जो परत है एस्क्लेरोटिक का, उससे होकर प्रकाश गुजर, तो एस्क्लेरोटिक का पूरा परत अपारदर्शी होता नहीं। एस्क्लेरोटिक का अधिकांश परत अपारदर्शी होता है, लेकिन उसी से जुड़ा कॉर्निया अपारदर्शी नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है? क्लियर हो गया? पहला परत समझ गए? कोई दिक्कत बताइए? आंखों के सबसे ऊपरी श्वेत रंग के अपारदर्शी परत को एस्क्लेरोटिक कहते हैं। एस्क्लेरोटिक के अग्र उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया पारदर्शी होता है, जबकि एस्क्लेरोटिक का अन्य हिस्सा अपारदर्शी होता है। क्लियर? अब दूसरा परत पर आए। आंखों का जो दूसरा परत है दोस्तों, वो लाल भूरे रंग का होता है। आंखों का जो दूसरा परत होता है वे लाल भूरे रंग का होता है। लाल भूरे रंग का होता है। आंखों का जो दूसरा परत होता है वे लाल भूरे रंग का होता है, और इसे कहते हैं दोस्तों कोरोवाइड। क्या कहते हैं?
कोरोवाइड कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं रक्त पटल। क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। दूसरा परत जो भूरे लाल रंग का परत होता है उसे क्या कहते हैं? कोरोवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोवाइड कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। अब कोरोवाइड का अगला भाग दो हिस्से में बनता है। कोरोवाइड का जो ये भाग थोड़ा मोटा होता है तो हम भी थोड़ा मोटा कर देते हैं। दोस्तों याद हो रहा है ना? फिगर लास्ट में बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बता रहे हैं आप फिगर बनाने में मस्त है, ऐसा नहीं। फिगर बहुत आसान है इसका, आप समझिए पहले, ठीक है। तो दूसरा परत क्या हो गया? कोरोवाइड। दूसरा परत क्या हो गया? अब कोरोवाइड का जो आगे वाला भाग है वो दो भागों में बटा होता है। कोरोवाइड का अगला भाग कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? दो भाग में। कोरोवाइड का अगला भाग कितने हिस्से में बटा है दोस्तों? दो हिस्से में बटा है। कितना हिस्से में? ये जो अगला भाग देख रहे हैं इसका नाम है आयरिस। इसका नाम क्या है? आयरिस। इसका नाम क्या है? ये है आयरिस, ये है आयरिस। और बीच में जो ये जगह खाली इसका नाम है पुपिल, यानी पुतली। पुतली। और ये देख रहे हैं ये जो है यह एक प्रकार का सिलियरी मसल्स है। ये क्या है? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स। आयरिस के पिछले भाग को क्या कहते हैं? आयरिस के पिछले भाग को क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं। आयरिस के पिछले भाग को क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? ये है सिलियरी मसल्स। यहां तक समझ गए? आंख के सबसे ऊपर के श्वेत अपारदर्शी परत को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक का अग्रभाग उभरा हुआ रहता है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। आंख के दूसरे परत को क्या कहते हैं? कोरोवाइड कहते हैं। कोरोवाइड आगे में आकर कितने भाग में बटा? अग्रभाग क्या कहलाया? आयरिस के बीच के छिद्र को, आयरिस के बीच के छिद्र को, आयरिस के पीछे वाला हिस्सा, आयरिस का पिछले वाला हिस्सा, और सिलियरी मसल्स में ही लगे होते हैं आंखों का लेंस। सिलियरी मसल्स में लगे होते हैं आंखों का लेंस। ये है दोस्तों आंखों का लेंस। ये है दोस्तों आंखों का लेंस। और आंखों का लेंस लगभग उत्तल होते हैं। लगभग उत्तल होते हैं। आंखों में जो प्राकृतिक लेंस होते हैं वे प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के बने होते हैं। और लगभग क्या होते हैं? और लेंस को आंखों में संभाले रहता है कौन मसल्स? लेंस को आंखों में संभाले रहता है कौन मसल? क्लियर हुआ? अब आंखों का जो तीसरा परत है दोस्तों, आंखों का जो तीसरा परत है वो है रेटिना। आंखों का जो तीसरा परत है वो क्या है? रेटिना। आंखों का जो तीसरा परत है दोस्तों वो क्या है? रेटिना है। वो क्या है दोस्तों? रेटिना। आंखों का अंतिम और तीसरा परत क्या है? रेटिना। क्या है दोस्तों? रेटिना है। आंखों का जो तीसरा परत है वो क्या है? रेटिना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? अब आंखों के भीतर दो प्रकार के द्रव पदार्थ भरे रहते हैं। एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर।
विट्रस ह्यूमर। आंखों में कितने प्रकार के द्रव भरे होते हैं? एक्वस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमस कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। एक्वस ह्यूमस कॉर्निया और लेंस के बीच, जबकि लेंस और रेटिना के बीच विट्रस ह्यूमर। आंखों के भीतर हमेशा आंखों के भीतर तरल पदार्थ भरे होते हैं। और आंखों के भीतर कितने प्रकार के तरल पदार्थ? एक्वस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के बीच, और लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच। और यही है मानव के आंखों से, यही है दोस्तों आंखों की संरचना। आंखों की संरचना को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर से समझाए? चलिए एक बार फिर से, यहां नाम बहुत हो गया, आइए फिर से समझाते हैं। सबसे आंखों के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? एस्क्लेरोटिक, यानी श्वेत पटल। श्वेत पटल का अग्रभाग क्या होता है? उबड़ा। अग्रभाग क्या होता है? उबड़ा। इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? आंखों का जो दूसरा परत है वो क्या कहलाता है? कोर्वाइड कहलाता है। आंखों का जो दूसरा परत है वो क्या कहलाता है? कोर्वाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर्वाइड, यानी कि रक्त पटल। कोर्वाइड यानी कि आंखों के सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी परत को क्या कहते हैं? एस्क्लेरोटिक। एस्क्लेरोटिक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। थोड़ा उभरा रहता है। क्या रहता है? आंखों के दूसरे परत को क्या कहते हैं? कोर्वाइड। आगे में आकर दो भाग में विभक्त होता है। कितने भाग में? दो भाग में। दो भाग में विभक्त होता है। आगे आकर कितने भाग में विभक्त होता है? दो भाग में विभक्त होता है। कितने भाग में विभक्त होता है? दो भाग में विभक्त होता। अगला भाग है दोस्तों, अगला भाग है, अगला भाग है आइरिस। अगला भाग है दोस्तों क्या? आइरिस। ये अगला भाग क्या है? आइरिस है। आइरिस है। आइरिस के बीच के छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। आइरिस के बीच के छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। पुतली। और पिछले के भाग को कहते हैं सिलियरी मसल्स। आंखों का लेंस किस पर टिका रहता है? सिलियरी मसल्स पर टिका रहता है। आंखों का लेंस किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आंखों का लेंस लगभग कैसा? उत्तल। पूरी तरह से तो उत्तल नहीं होता, लेकिन लगभग कैसा? उत्तल होता है। और आंखों का जो सबसे अंतिम परत है वो है आपका क्या? रेटिना। आंखों का सबसे अंतिम परत क्या है? रेटिना है। आंखों का सबसे अंतिम परत क्या है? रेटिना है। आंखों का सबसे अंतिम परत क्या है? रेटिना है। आंखों का सबसे अंतिम परत क्या है? और यहां से निकलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या निकलते हैं? ऑप्टिक्स नर्व, जो डायरेक्ट आंखों का रिलेशन स्थापित करवाता किससे? ब्रेन से। यहां से ऑप्टिक्स नर्व निकल करके डायरेक्ट आंखों से निकल करके ऑप्टिक्स नर्व यानी कि देखने वाली तंत्रिकाएं डायरेक्ट जुड़ी होती है किससे? यानी हमारा आंख ब्रेन से जुड़ा रहता, वैसे मानव शरीर के जितने भी अंग है सारे अंग जुड़े होते हैं किससे? ब्रेन से। किसके द्वारा? तो आंखों के पिछले हिस्से से, आंखों के पिछले हिस्से से क्या निकलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स, जो कहां जुटे होते हैं? ब्रेन से जुटे होते हैं। कहां जुड़े होते हैं? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ गए? एक बार फिर से समझिए, क्योंकि आज आंख पूरा याद हो जानी चाहिए। ठीक है? और आंखों को याद बिल्कुल करके रहेंगे। याद नहीं भी होगा तो आंखों से ही याद करेंगे। इतना देखेंगे, इसको देखते देखते याद कर देंगे। ठीक है ना? कभी कभी आप जानते हैं, याद करिएगा ना, बड़ा बड़ा नाम रहेगा। ठीक है? हाँ, मोहम्मद गयासुद्दीन फखरुद्दीन। ठीक उसी तरह ये मध्यकालीन भारत में आप मिलेगा, बड़ा बड़ा नाम मिलता है जी।
ठीक, बराबर नाम कभी साइंस में भी मिलेगा, ठीक है, साइंस में बायोलॉजी में, ठीक है। हाँ, तो बैक्टीरिया का नाम सब सुने, कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस सैक्रोमाइसीज। तो ये सब नाम जल्दी जल्दी याद नहीं होता है, तो कुछ विद्यार्थी क्या करता है, उसको इतना देखता ही ना कि आंखों से ही याद हो जाता है। तो जो नाम आपको पढ़ने में दिक्कत दे उसे आंखों से याद कर लेना, यानी इतना उसको देखना है कि परीक्षा में देखते ही नजर चल जाए कि इसी को तो देखे थे, और यही इसका उत्तर होगा। क्लियर है बात, समझ गए दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। और आंखों में आंख का सबसे ऊपरी परत स्क्लेरोटिक, उसके आगे का भाग आंखों का दूसरा परत कोर्वाइड, कोर्वाइड का अगला भाग कितने हिस्से में बटा, अगला वाला आइरिस, पिछला वाला सिलियरी, सिलियरी मसल पट्टी का आंखों का लेंस, और अंतिम परत रेटिना, अंतिम परत रेटिना। क्लियर हो गया? और दो प्रकार का द्रव होता है, एक कचाव द्रव और दूसरा जलीय द्रव। कचाव द्रव और कॉर्निया और लेंस के बीच जलीय द्रव, लेंस और रेटिना के बीच। आंखों के भीतर तरल पदार्थ भरे होते हैं, आंखों के भीतर तरल पदार्थ भरे होते हैं, दो प्रकार का, जलीय द्रव और कचाव द्रव, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। कचाव द्रव लेंस और रेटिना के बीच, जलीय द्रव कॉर्निया और लेंस के बीच। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? आंखों की संरचना को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? फिगर बना लिए? नहीं बनाए? आइए एक बार फिर याद कर देते। इस बार नाम आप लोग बोलिएगा। ये क्या बना है? स्क्लेरोटिक यानी श्वेत पटल। ये क्या बना है? कॉर्निया। वेरी गुड। दूसरा परत, दूसरा परत, ये क्या है? कोर्वाइड है। कोर्वाइड का अगला हिस्सा, कोर्वाइड का अगला हिस्सा, कोर्वाइड का पिछला हिस्सा, कोर्वाइड का पिछला हिस्सा, और सिलियरी मसल पर टिका है लेंस। सिलियरी मसल पर टिका है लेंस। सबसे अंतिम हिस्सा, सबसे अंतिम हिस्सा रेटिना। सबसे अंतिम हिस्सा रेटिना। क्लियर? लेंस और रेटिना के बीच कैसा द्रव? कचाव द्रव। कैसा द्रव? कचाव द्रव। और कैसा द्रव? जलीय द्रव। कैसा द्रव? जलीय द्रव। यहां से निकलेगा दोस्तों ऑप्टिक्स नर्व। क्या निकलेगा? ऑप्टिक नर्व। किससे जुड़ा होगा? ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ा होगा? ब्रेन से जुड़ा होगा। आंखों के पिछले भाग से कई ऑप्टिक्स नर्व्स निकलते हैं जो किससे जुड़े होते हैं? ब्रेन से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बना लीजिए। अब बना लिए हैं? वेरी गुड, बना लिए हैं सब। सीधा हमें डायग्राम बनाना है, आंख का एक्चुअल वास्तविक फोटो नहीं बनाना है, ठीक है ना? समझे कि नहीं प्रक्रिया को? हाँ। एक दीपू मिश्रा कर फिगर से क्लियर नहीं हो रहा है, बट नाम से तोरा बहुत समझ में आ रहा है। ओ माय गॉड, फिगर में क्या दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत? अब आप आंखों को, अगर मान लीजिए 9th क्लास का 10th क्लास का बच्चा आ गया आपके पास कि भैया आंख को समझा दीजिए, समझा दीजिएगा ना कि भाग जाइएगा वहां से? समझा पाइएगा ना? हाँ, पूर्ण रूप से समझने का अर्थ यही है कि आप अपने जूनियर को समझाने के योग्य हो चुके हैं। क्लियर? हाँ। और हम तो बहुत को कहते हैं कहाँ नौकरी में लगे हुए हैं, अच्छा पढ़ लिख कर टीचिंग लाइन में कैरियर बनाइए, पैसा कमाइए, ठीक है? टीचर का बहुत कमी है, सही बता रहे हैं।
अरे पढ़ाने का कमी है टैलेंट वाला को। जिला के आजकल गांव में कोचिंग खोलकर अच्छा कमा सकते हैं। एक बात तो है ना कि देखिए, एक बात तो है, सारा पढ़ाई का भार कोचिंग सेक्टर पर। आज 12th 10th का विद्यार्थी कोचिंग नहीं करेगा ना बोर्ड परीक्षा पास ही नहीं कर पाता है। अब कहिएगा आप झूठ बोल रहे हैं, हम सरकारी में पढ़कर पास किए हैं। आप किए होंगे वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है, मैट्रिक परीक्षा पास करना है कोचिंग जाना ही पड़ेगा, इंटर परीक्षा पास करना कोचिंग जाना ही पड़ेगा। सिलियरी का हिंदी पूछ रहा है, सिलियरी का हिंदी हिंदी ये होता है दोस्तों, सिलियरी का हिंदी हिंदी होता है। क्लियर। एक क्वेश्चन आता है कि आंख दान करने में पूरा आंख दान नहीं किया जाता, केवल कॉर्निया। विश्व में जितने भी % अंधे लोग हैं उसमें 70% किसके कारण अंधे हैं? कॉर्निया के कारण है। उसका कॉर्निया भी स्क्लेरोटिक के तरह अपारदर्शी होता है, उसके भीतर प्रकाश जाता ही। अब क्या देखे थे कि स्क्लेरोटिक का पूरा भाग अपारदर्शी है, लेकिन कॉर्निया क्या है? पारदर्शी। तो लगभग जितने भी लोग अंधे हैं, आंखों से देखने में असमर्थ है, उसका कॉर्निया अपारदर्शी होता है, उसके भीतर प्रकाश जाता ही नहीं है, उसके भीतर प्रकाश जाता ही। इसीलिए आंख दान करने समय, नेत्र दान करते समय पूरा नेत्र नहीं बल्कि नेत्र का कॉर्निया दान किया जा सकता है, कॉर्निया दान किया जाता है। आंख दान या नेत्र दान करते समय पूरे आंख निकाल कर दान नहीं किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया है। 70% अंधे लोगों को आंखों को रोशनी दी जा सकती है केवल किसके मदद से? कॉर्निया के मदद से। लेकिन कॉर्निया देगा कोई तब ना, क्या नहीं ना, मरने पर ही होता है, जिंदा में निकालेगा जी। यानी नेत्र दान करने का मतलब है कि जब आपकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो तुरंत जो नेत्र दान किए उसको खबर करिए कि हमारे जानकार मर चुके हैं, लेकिन ये नेत्र दान किए हैं। वो पूरा एम्बुलेंस लेकर आएगा, ठीक है, सबको उठाएगा और वहां पर जाकर कॉर्निया निकाल लेगा, ठीक है, और फिर उसको स्टोर कर लेगा और देखा जाएगा कि किस व्यक्ति में यह कॉर्निया फिट हो सकता है, तो उस व्यक्ति में कॉर्निया फिट होकर के उसके अंधत्व को दूर किया जा सकता है। क्लियर हो गया? आंख समझ गए दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? क्या हुआ? हाँ, लगभग, पूरी तरह से नहीं होता है, बनाए हैं पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से होता नहीं है। यानी कांच का उत्तल लेंस देखे थे ना, उस तरह का लेंस होता है, लेकिन पूरी तरह से 100% ये उत्तले लेंस के आकार का होता है ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि 50% से ज्यादा इस लेंस की प्रकृति कैसी होती है? उत्तल लेंस होती है। आपको ये भी पूछेगा कि आंखों का लेंस, प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। आंखों का प्राकृतिक लेंस कैसा लेंस है? और यह प्रोटीन का बना होता है। क्या इसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों, आंख के संरचना को हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वस्तु को हम प्रकाश की उपस्थिति में आंखों के मदद से देखते कैसे हैं, यानी कि देखने का मैकेनिज्म क्या है। अब आइए इसको समझते हैं, लेकिन देखने के मैकेनिज्म को समझे इससे पहले आप आंखों की संरचना को समझ गए ना। सबसे ऊपर के परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर के परत को स्क्लेरोटिक, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। दूसरा परत को क्या कहते हैं? कोर्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये है आपका क्या? आइरिस। ये है आपका क्या? आइरिस। नाम में कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। ये आगे वाला क्या है? आइरिस है। ये आगे वाला क्या है? आइरिस है। आइरिस के बीच के छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। आइरिस के बीच के छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आगे आइरिस, पीछे आइरिस, बीच में क्या है? पुतली। और पीछे है आपका सिलियरी मसल्स। पीछे आपका सिलियरी मसल्स, और उसी पर टिका है आंखों का लेंस। आंखों का लेंस। और आंख का जो
आंख का जो नेत्र गोलक होता है इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। आंखों का जो नेत्र गोलक है, इस पूरे नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना? आंखों के नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना? 2.3 सेंटी। आंखों के नेत्र गोलक, इसे आई बोल कहते हैं। ये पूरे नेत्र को हम क्या कहते हैं? आई बोल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस आई बोल का व्यास कितना? नेत्र गोलक, एक वयस्क मानव के नेत्र गोलक का व्यास कितना? कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों, हम समझते हैं देखने के मैकेनिज्म को, देखने के क्रियाविधि को। देखने की क्रियाविधि। देखने की क्रियाविधि के लिए फिर से हमें आंख बनाना पड़ेगा और हम फिर से आंख बनाएंगे और कोई रोक नहीं सकता आंख बनाने से। अच्छा छोड़िए ना, डायग्राम समझ में आता है। हमें समझना है, तोरे डॉक्टर थोड़े बनना है क्या? क्लियर? ओ माय गॉड, ये बहुत गड़बड़ आंख हो गया। अरे अल्लाह नहीं करिएगा, ये पता चलेगा। ये तो आंख का कोर्निया ऊपर और प्रकाश नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। आंख लगभग लगभग गोल होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता, लगभग लगभग। आंखों के नेत्र गोलक का व्यास, व्यास क्लियर? बना ठीक? अल्लाह नहीं, अल्लाह हो रहा है। ब्रेन। अब आइए देखते कैसे। इन आंखों के मदद से हम देखते। ये हुआ हमारी आंख की एक प्राथमिक संरचना, यानी कि आंखों की संरचना को तो आप समझ ही चुके हैं। पहला परत स्क्लेरोटिक, दूसरा कोर्वाइड, तीसरा रेटिना। स्क्लेरोटिक का अगला भाग कॉर्निया बनाया और कोर्वाइड का अगला भाग आइरिस और सिलियरी मसल्स बनाया। आइरिस के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं और सिलियरी मांसपेशी से लगा होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि किसी वस्तु को हम देखेंगे केवल प्रकाश की उपस्थिति में। किसी भी वस्तु को हम देखेंगे आंखों के मदद से प्रकाश की उपस्थिति में। अंधेरे में आंखों के मदद से किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन अंदाज लगाया जा सकता है। कैसे, उसको भी हम समझेंगे। कुल मिलाकर ये बात तो क्लियर है कि आंखों से किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। बिना प्रकाश के हम आंखों के माध्यम से वस्तु को देख नहीं सकते। तो जब प्रकाश वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़ती है और वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश आंखों तक आती है। कौन तक आती है? और आंखों के द्वारा वो प्रवेश करती है रेटिना से होकर। कौन से होकर? नहीं, कॉर्निया से होकर। फिर भी गड़बड़ा रहे हैं। प्रवेश कौन से करती है? ये कॉर्नियन है, तो फिर रेटिना का बोल रहे उसमें यस यस करे। तो ध्यान दीजिएगा, पीछे हो या आगे, दिमाग को अपने दिमाग के अंदर रखिए। क्लियर? दिमाग को दूसरे के दिमाग से चलाइएगा तो दिमाग आपका दिमाग नहीं होगा।
तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। सबसे पहले वस्तु से आती परावर्तित प्रकाश कहां से प्रवेश करती है? कहां से प्रवेश करती है? कॉर्निया से प्रवेश करती है। कॉर्निया में प्रवेश करता ही आंखों के कॉर्निया में प्रवेश करते ही, कॉर्निया को प्रवेश करते ही प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन। क्योंकि इसके बीच में एक द्रव है, कैसा? इस बीच में एक द्रव है, कैसा द्रव है? जलीय द्रव है। कैसा द्रव है दोस्तों? जलीय द्रव है। कैसा द्रव है? जलीय द्रव है। इस जलीय द्रव से जैसे ही गुजरती है तैसे ही उसका क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन एक बार कॉर्निया से पार करते ही होता है और दूसरी बार किसके द्वारा? लेंस का। तो फिर क्या हुआ? अपवर्तन। और इस तरह से 2 बार अपवर्तन हुए। वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब आंखों के भीतर आती है तो उसका कितनी बार अपवर्तन होता है? एक बार कॉर्निया को पार करते वक्त और एक बार, और 2 बार अपवर्तन होने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा? और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? वास्तविक। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है कहां पर? रेटिना पर। 2 बार वस्तु से परावर्तित प्रकाश आंख में प्रवेश करते वक्त कितनी बार अपवर्तन हुआ? और प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होने के बाद अंततः उस प्रकाश के द्वारा आंखों के अंतिम या तीसरे परत के ऊपर उल्टा अर्थात वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही रेटिना पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब बनने की संवेदना ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहां पहुंचता है? और जैसे ही सूचना ब्रेन को पहुंचता है, ब्रेन उल्टा को तुरंत क्या कर देता है? सीधा कर देता है। और तब हम उस वस्तु को देखने की संवेदना को प्राप्त करते। क्लियर? तो आंखों के द्वारा किसी भी वस्तु को प्रकाश के उपस्थिति में ही देखा जा सकता है। आंख किसी वस्तु को तब देखती है जब वस्तु के द्वारा परावर्तित प्रकाश आंखों तक आती है। वस्तु के द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों तक आती है तो आंखों के भीतर प्रवेश करती है। आंखों के भीतर प्रवेश करते ही प्रकाश का 2 बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। एक बार कॉर्निया से, एक बार लेंस से। और 2 बार जब प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहां पर? रेटिना पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? और जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनने की संवेदना को, सेंसिटिविटी को ऑप्टिक नर्व कहां ले जाता है? ब्रेन। ब्रेन को जैसे ही प्रतिबिंब बनने की संवेदना प्राप्त होती है, वो तुरंत उल्टा को क्या करता है? सीधा करता है। और उल्टा को सीधा करता है, तब हमें देखने का आभास, यानी आंखों के भीतर प्रतिबिंब बनता है कैसा? उल्टा। सीधा करता है उसको कौन? ब्रेन। क्लियर? क्लियर हो गया? तो किसी वस्तु को जो हम आंखों के मदद से देखते हैं, तो आंख किसी वस्तु को जो देखता है किसके फलस्वरूप? आंखों में जब प्रकाश प्रवेश करते हैं तो उसका कितने बार अपवर्तन होता है? आंखों के भीतर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस परत पर बनता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंखों पर, आंखों के भीतर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन फिर भी हम वस्तु को सीधा कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? ब्रेन के द्वारा। यानी ब्रेन रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को क्या करता है? ब्रेन रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को क्या करता है? क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे सभी ऑनलाइन वाले अभी हमको देख रहे होंगे, तो कैसे देख रहे होंगे? तो प्रकाश है, प्रकाश हम पर परावर्तित होकर कैमरा की तरफ गया, और सॉरी ये तो आंखों से देखने की बात होगी, यहाँ पर कैमरा आ गया,
ये समझने का तरीका नहीं हुआ। इसमें एक प्रकाशिक यंत्र है, कैमरा। हाँ, आप लोग जो देख रहे हैं ऑनलाइन में, आप लोग जो हमको देख रहे हैं, तो हम पर प्रकाश पड़ा और हम पर प्रकाश पड़ के आपके हम पर प्रकाश पड़ा तो उसका परावर्तन हुआ। अब परावर्तन जैसे ही हम पर प्रकाश पड़ा, उस प्रकाश का हमारा बॉडी परावर्तन किया। अब परावर्तन के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर गया, आपके दिशा में भी गया, उधर भी गया, उधर भी गया। हमारे शरीर के द्वारा परावर्तित प्रकाश आपके आंखों के भीतर गया और 2 बार, उसके बाद आपके आंखों के रेटिना पर हमारे पूरे बॉडी का प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब? जैसे बना, प्रतिबिंब बनने की संवेदना को ऑप्टिक नर्व कहां ले गया? कहां ले गया? और उसके बाद आपका ब्रेन उस उल्टा को क्या किया? तब जाकर आप देख रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आंखों की संरचना और देखने की क्रिया विधि में कोई दिक्कत है? आंखों की संरचना और आंखों के द्वारा देखने की क्रिया विधि में कोई दिक्कत है? आंख किसी वस्तु को तब देखती है जब वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर आंखों तक आती है। वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब आंखों तक आती है और आंखों के भीतर जाती है, तो उतने समय तक उसका 2 बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। और 2 बार अपवर्तन होने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस परत पर बनता है? किस परत पर बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा, वास्तविक और छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो फिर हम सीधा कैसे देख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दोस्तों, देखने की क्रिया विधि आप आंख के संरचना को पढ़ लीजिए एक बार, तो तब हम आएंगे अगले पॉइंट पर। विमलेश कुमार कह रहा आंखों से देख रहे हैं सर। हाँ हाँ, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म में कैमरा होने के कारण कुछ अलग भी है, इसीलिए उस एग्जाम्पल को वापस ले लिए। जो आई है सब किसी में एक जैसा होता है, एनिमल और ह्यूमन में दोनों में सेम होता है बिल्कुल। आंखों की संरचना लगभग सभी स्तनधारी में क्या होता है? एक समान होता है, लेकिन उसके लेंस की क्षमता क्या होती है? अलग अलग। जैसे एक स्वस्थ मानव के आंखों के लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होता है। कितना? एक स्वस्थ मानव के स्वस्थ आंखों के लेंस की क्षमता कितना होता है? एक स्वस्थ वयस्क मानव के आंखों के नेत्र लेंस की क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर होता है। उल्लू को रात में काहे दिखता है? मोतियाबिंब क्या है? मोतियाबिंब के बारे में तो बताएंगे, लेकिन उल्लू सिलेबस अभी बाहर है। हाँ, अरे अल्लाह नहीं, पढ़िए न, बोले पढ़ने के लिए तो पढ़िए। हाँ, आज बता रहे, आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, अगला पॉइंट में वही है। क्लियर? मोतियाबिंब क्या होता है? मोतियाबिंब पढ़ाएंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है उसके अंतर्गत मोतियाबिंब पर हम बात करेंगे। क्लियर हो गया? अब एक प्रक्रिया को यहां पर समझना है, वो है एकोमोडेशन, समायोजना या समायोजन। किस प्रक्रिया को समझना है? एकोमोडेशन को समझना है, समायोजन को समझना है। ये एकोमोडेशन या समायोजन क्या है? एकोमोडेशन या समायोजना क्या है, इसको आइए समझते हैं। अब देखिए कि आंखों का लेंस किस मांसपेशी पर टिका है? सिलियरी मांसपेशी पर टिका है। आंखों का लेंस किस मांसपेशी पर टिका है? सिलियरी मांसपेशी पर टिका है। सिलियरी मांसपेशी में क्षमता है कि वे फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। आंखों का नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशी पर टिका होता है और सिलियरी मांसपेशी में क्षमता है कि वे फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। सिलियरी मांसपेशी फैल सकता है और सिकुड़ सकता है।
तो जब ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, तो ये फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। और सिलियरी मांसपेशी फैलकर सिकुड़ कर आंखों के प्राकृतिक लेंस के फोकस दूरी को बदलते रहता, और सिलियरी मांसपेशी फैलकर सिकुड़ कर आंखों के प्राकृतिक लेंस के फोकस दूरी को इस अनुरूप तय करता है कि एक बेहतरीन प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। आंखों के इसी गुण को क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, आंखों के प्राकृतिक लेंस जो कि सिलियरी मांसपेशी पर टिके होते हैं, उस सिलियरी मांसपेशी में क्षमता है कि वे फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। सिलियरी मांसपेशी फैलकर सिकुड़ कर आंखों के प्राकृतिक लेंस के फोकस दूरी को बदल भी सकता है, और सिलियरी मांसपेशी यही करता भी है। वे खुद को फैलकर सिकुड़ कर आंखों के लेंस के फोकस दूरी को बदलते रहता है, और एक ऐसा फोकस दूरी एडजस्ट करवाता है लेंस को कि एक बेहतरीन प्रतिबिंब बन सके रेटिना पर। आंखों के इसी क्षमता को क्या कहते हैं? यानी समायोजन क्षमता आंखों में सिलियरी मसल्स के बदौलत आती है। आंखों के सिलियरी मसल्स में फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता, तो निश्चित ही आंखों में कौन सा गुण नहीं होता? तो आंखों के लेंस की फोकस दूरी क्या कांस्टेंट रहता है? नहीं, वो क्या होते रहता है? बदलते रहता है। और बदलते बदलते एक ऐसी फोकस दूरी का निर्माण होता है कि एक बेहतरीन प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। और यह काम बड़ी फास्ट होता है, समझे कि नहीं समझे? बहुत तेजी के साथ, यानी सेकेंडों के भीतर, सेकेंड के 10वें 100वें भाग के अंदर ये सिलियरी मांसपेशी फैलकर सिकुड़कर आंखों के लेंस के फोकस दूरी को इस तरह एडजस्ट करता है, या एक ऐसे फोकस दूरी के रूप में ऐसे इसे एडजस्ट करता है कि एक बेहतरीन प्रतिबिंब कहां बन सके। और रेटिना पर बेहतरीन प्रतिबिंब बनेगा जितना, उतना ही स्पष्ट हमें दिखाई पड़ेगा, उतना ही हमें स्पष्ट। सिलियरी मांसपेशी के द्वारा आंखों के प्राकृतिक लेंस की फोकस दूरी में बदलाव करने की घटना को क्या कहते हैं? समायोजनों से हमें क्या फायदा मिलता है? समायोजनों से फायदा मिलता है कि बेहतरीन तरह का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है, ताकि हम वस्तु को स्पष्ट देख सके। क्लियर हो गया? और एक मोतियाबिंद का क्वेश्चन है तो हमको ले ही लेते हैं। सिलियरी मांसपेशी फैलता है, सिकुड़ता है, उम्र ढलने के साथ सिलियरी मांसपेशी बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है? और बढ़ते बढ़ते लेंस के ऊपर में चढ़ जाता है। जब सिलियरी मांसपेशी उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते बढ़ते लेंस के ऊपर चढ़ जाता है, तो फिर प्रकाश लेंस को पार नहीं कर पाता है, और ऐसा आंख किसी वस्तु को देख नहीं पाता है, और वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? तो मोतियाबिंद बीमारी जुड़ा है सिलियरी मांसपेशी से। बढ़ते उम्र के साथ सिलियरी मांसपेशी इतना डेवलप करता है कि उसका कुछ हिस्सा लेंस के ऊपर चढ़ जाता है, लेंस को ढक देता है, जिससे प्रकाश लेंस को पार नहीं कर पाता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। क्लियर? और मोतियाबिंद का सफलतम इलाज ऑपरेशन। ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन में यहां से यहां तक काट कर क्या कर देगा? अलग कर देगा, और नया बेहतरीन लेंस को बाहर से लगा देगा, और उसके बाद क्लियर देख पाइए आप। समझ गए? हाँ, एक समय 1990 से पहले का समय हर
घर में एक मोतियाबिंद के लोग होते थे, अंधे हो जाते थे, कुछ नहीं देख पाता था। जीवन का अंतिम 10, 15, 20 वर्ष वे पूरा अंधे के रूप में व्यतीत करते थे। 1990 के पहले के भारत की हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जब सरकार को जानकारी मिली कि बहुत लोग अंधे हो गए हैं, तो पता चला काहे अंधे हो गए हैं, तो पता चला सबको इस तरह का बीमारी हो गया। तब सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया। सरकार पायलट प्रोजेक्ट ये चलाया कि गांव गांव में डॉक्टर का कैंप होता था सरकार की तरफ से, और उस गांव में कैंप में जाकर हर एक गांव में जितना मोतियाबिंद था सबका एक दिन में इलाज कर दिया जाता था। उसके बाद देखिए, अच्छा से देखिए, हालांकि अब आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है, लोग स्वयं डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन कराते थे, लेकिन 1990 से पहले ऐसी स्थिति भारत में नहीं थी। सरकार के द्वारा कैंप करवाए जाते थे डॉक्टर का गांव में, ठीक है। हाँ, पूछिएगा ना आपसे ज्यादा उम्र के लोग जो होगा कि गांव में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, स्कूल सब पर यह कैंप लगता था प्रायः, ठीक है, तो आपको बताएगा हाँ ऐसा होता था। तो बहुत 1990 से पहले किसी को पता नहीं था कि मोतियाबिंद क्या होता है। लोग था कि भाई ईश्वर का अभिशाप है, अंधा हो गया, लोग यही समझकर मान लेते थे, अंधे के रूप में जीवन जीवित रहते थे। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। हम किसी वस्तु को देखते जो हैं, तो उस देखने के क्रम में जो प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है उसका कितनी बार अपवर्तन होता है? कितनी बार? 2 बार अपवर्तन होता है। समायोजन समझे? समायोजन समझे? अब हम समझेंगे दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट। अंध बिंदु और पित्त बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट क्या है, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत नहीं देख रहे हैं, बातचीत है, ठीक है, इधर देखिए। ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट क्या है, आइए इसको समझते हैं। आप इसको समझने के लिए एक बार फिर से हम बनाएंगे आंख। इतना बार आंख बनाएंगे कि आप फिर टेढ़ा हो रहा है, डॉल्फिन बन रहा है। फिर हल्ला करिएगा। आरिस, सिलियरी मसल्स, क्लियर। और ये हो गया आपका रेटिना, क्लियर। आपको समझना है क्या? ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट। रेटिना का वह हिस्सा, रेटिना का वह हिस्सा जहां ऑप्टिक नर्व्स निकलकर ब्रेन के तरफ जाती है उसे कहते हैं। रेटिना का वह हिस्सा जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलकर ब्रेन के तरफ जाती है उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया। रेटिना का वह हिस्सा दोस्तों, रेटिना का वह हिस्सा जहां से ऑप्टिक्स नर्व्स निकलकर ब्रेन के तरफ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसे ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं कि अगर यहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना तो वह प्रतिबिंब आंखों को धुंधला दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेटिना का वह भाग जहां से ऑप्टिक्स नर्व्स निकलकर मस्तिष्क में जाते हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं? इसे ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर यहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना तो वह प्रतिबिंब धुंधले दिखाई पड़ते हैं, स्पष्ट दिखाई, धुंधले दिखाई करने से क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। क्लियर।
उसके बाद येलो स्पॉट किसे कहा जाता है? ठीक है, आंखों के लेंस का मुंह कक्ष, आंखों के लेंस का मुंह कक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर कर, ये है ब्लाइंड स्पॉट और ये है आंखों के लेंस का मुंह का अक्ष। मुंह का अक्ष समझ रहे हैं ना? आंखों का लेंस का मुंह का अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं। और येलो स्पॉट पर बना प्रतिबिंब ही आंखों को सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आंखों को किसी वस्तु का, आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से तब देखती है दोस्तों, आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से तब देखती है जब प्रतिबिंब कहां बनता है? तो येलो स्पॉट पर बना प्रतिबिंब, रेटिना के येलो स्पॉट पर बना प्रतिबिंब सबसे बेहतरीन प्रतिबिंब होता है, अर्थात यहां पर बना प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखता है। लेकिन सबसे खराब प्रतिबिंब सबसे खराब दिखता है तब जब प्रतिबिंब कहां बनता है? तो ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट दोनों किसके भाग हैं? ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट दोनों किसके भाग है? रेटिना के वे हिस्से जहां से ऑप्टिक नर्व निकलकर ब्रेन में जाता है उसे क्या कहते हैं? आंखों के लेंस का मुंह कक्ष जिस बिंदु पर रेटिना को काटता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना के किस हिस्से में बना प्रतिबिंब धुंधला दिखाई पड़ता है? रेटिना के किस हिस्से में बना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट समझ गए? अब दोस्तों अगला चीज जो हमें समझना है वो आंख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। आंख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण आखिर कैसे होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण आखिर कैसे होता है? क्योंकि आंख एक बहुत ही नाजुक अंग है। यह मत समझिए कि हड्डी की तरह मजबूत है। आंख बहुत ही नाजुक अंग है। अगर किसी कारणवश बहुत ज्यादा प्रकाश अचानक आंख में चला जाएगा तो रेटिना की परत क्षतिग्रस्त हो सकती है, और अगर बहुत कम प्रकाश आंखों में जा रहा है तो आंख वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। यानी कि दिखने के लिए उचित मात्रा में प्रकाश का आंखों में जाना जरूरी है। बात समझ गए? आंख बहुत ही नाजुक अंग है, यानी कि एक सेंसिटिव ऑर्गन है, यानी कि बाहरी कारकों से ये बहुत जल्दी प्रभावित हो सकती है हमारा आंख। तो आंख में अगर अचानक बहुत ज्यादा प्रकाश प्रवेश कर जाएगा तो रेटिना की परत क्षतिग्रस्त हो सकती है, और अगर आंखों में कम प्रकाश जाएगा तो फिर हम वस्तु को ठीक तरह से देख नहीं पाएंगे, वस्तु को धुंधला ही देख पाएंगे। इसीलिए आंखों में प्रकाश की उचित मात्रा का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आखिर आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो ये काम करता है दोस्तों, ये काम करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस करता है। यह काम कौन करता है? आइरिस करता है। आप दोस्तों ये जानते हैं कि कोर्वाइड जो कि आंख का दूसरा परत है, उसी कोर्वाइड का अगला हिस्सा क्या होता है? आइरिस होता है। उसी कोर्वाइड का अगला हिस्सा क्या होता है? आइरिस होता है। तो आइरिस जिस तरह सिलियरी मसल्स में फैलने और सिकुड़ने का गुण है, जिस तरह सिलियरी मसल्स में फैलने और सिकुड़ने का गुण है, उसी तरह ये जो आइरिस है दोस्तों, ये जो आइरिस है, आइरिस को परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो आइरिस है इसमें भी फैलने और सिकुड़ने का गुण मौजूद है। सिलियरी मसल्स में भी फैलने और सिकुड़ने का गुण मौजूद है। ये आइरिस यानी परितारिका में भी फैलने और सिकुड़ने का गुण
आइरिस फैलेगा तो पुतली यानी कि बीच का छिद्र छोटा होगा, आइरिस सिकुड़ेगा तो बीच का छिद्र बड़ा होगा। तो जब हम तेज प्रकाश में जाते हैं, जब हम तेज प्रकाश में जाते हैं तो आइरिस फैल कर पुतली को छोटा कर देता है कि ताकि कम से कम प्रकाश अंदर जाए और रेटिना का परत क्षतिग्रस्त ना हो। तो जब हम तेज प्रकाश में जाएंगे तो आइरिस फैल कर पुतली को छोटा करेगा ताकि कम प्रकाश जाए, और जब हम कम प्रकाश में रहते हैं तो आइरिस फैल जाता है और पुतली को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जाए और कम प्रकाश में भी हम स्पष्ट तरीके से देख सकें। तो आइरिस क्या क्या देखे, तेज प्रकाश में फैलकर पुतली को छोटा कर दिया और कम प्रकाश में सिकुड़ कर पुतली को, यानी आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस। तेज प्रकाश में आइरिस क्या करेगा बताइए? तेज प्रकाश में फैलकर पुतली को, ताकि कम प्रकाश अंदर जाए और रेटिना को क्षतिग्रस्त, और कम प्रकाश में ये क्या करेगा, सिकुड़ कर पुतली को क्या करेगा, ताकि अधिक प्रकाश जाए। क्लियर? अब इस पर एक कई प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो हमारे नोट से ही पूछे जाते हैं, फिर भी हम प्रश्न का जिक्र कर रहे हैं। अचानक क्या आइरिस सिकुड़ेगा तो छोटा होगा ना, और छोटा होगा तो बीच का छिद्र, अब बीच का छिद्र बढ़ेगा तो प्रकाश। नोट में देखिए सही से लिखा हुआ है। क्लियर? इसमें तो कोई बात है नहीं, सिकुड़ेगा तो मतलब छोटा होगा, और छोटा होगा तो बीच का छिद्र बड़ा होगा। सिंपल सी बात, नो एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब सोच रहे कि हम भी इंग्लिश सीखे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप जानते हैं हमको बहुत इंग्लिश मीडियम कोचिंग से ऑफर आता कि कहाँ आप फंसे हुए, आइए सर ये पैकेज देते हैं आपको, वो पैकेज देते हैं। वो नहीं, इंग्लिश तो आता ही नहीं कि हम जाएंगे, लेकिन इंग्लिश के कारण जो है ना ज़्यादा हम कमा नहीं पाते हैं। आज आपके बारे में पहले, खैर छोड़िए दोस्तों, आप ही लोग से इतना कमाते हैं कि जिंदगी आसान से गुजरता है। हमें शौक नहीं है बोरिंग रोड में पढ़ाने का। दोस्तों आइए दोस्तों यहाँ पर, अरे अल्लाह ने, फिर अल्लाह करिएगा। आंख का सवाल है, क्लियर हो गया? आप देखिए, कभी कभी तेज प्रकाश में अचानक जाने से कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता। तेज प्रकाश में कभी कभी अचानक जाएगा। सबसे पहले सिनेमा हॉल में सिनेमा चालू हो गया तब घुसिए, 5 मिनट तक जो है आपको कुछ दिखेगा नहीं। 5 मिनट नहीं, लगभग 1 मिनट तक, 5 मिनट ज्यादा हो गया। तो कभी कभी तेज प्रकाश में जाते हैं कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आइरिस फैलकर पुतली को क्या कर देता है, तेज प्रकाश में अचानक चले गए तो आइरिस भी स्वचालित हो रही है, तो अचानक ज्यादा प्रकाश आ गया है, तुरंत बहुत तेजी के साथ फैलता है, और इतना फैलता है कि पुतली को एकदम 99% बंद कर देता है। धीरे 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 एडजस्टमेंट होता है तो पुतली सिकुड़ता है, और आइरिस सिकुड़ता है और पुतली को क्या करता है, बड़ा कर देता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अचानक तेज प्रकाश में जब जाते हैं तो कुछ समय के लिए दिखना इसलिए बंद हो जाता है कि आइरिस फैलकर पुतली को काफी छोटा कर देते हैं, जिससे पर्याप्त प्रकाश आंखों के भीतर जा नहीं पाते हैं और हमसे ठीक से देख नहीं पाते हैं। क्लियर हो गया? तो आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करेगा? आइरिस करेगा। कैसे आइरिस करेगा, इस बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना?
अब आओ ये दोस्तों समझते हैं आंखों का निकट बिंदु और आंखों का दूर बिंदु। आंखों का निकट बिंदु और आंखों का, एक क्वेश्चन आ रहा है, आंख में सबसे जरूरत कौन सा है? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आंख का जरूरत है। हाँ, सबसे जरूरत है वो है आंखों के आंसू का। आंखों का निकट बिंदु और आंखों का दूर बिंदु। आप लोग हल्ला करते हैं, झूठ मूठ के जो है ना बदनामी होता है। आप जानते हैं हम लोगों का रेपुटेशन अच्छा है। हाँ, लोग बाहर में बोलता है कि ज्ञान बिंदु वाला सब पढ़ाई पर बात करता है, हल्ला सब नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एक बार बोल देता है कि 7:30 से 9 वाला जो बैच है ना, इसमें इधर उधर होता है छोरा। तो दोस्तों हल्ला मत करिए। हाँ, आंखों का निकट बिंदु, आंखों का दूर बिंदु। आइए इसको समझते हैं कि आंखों का निकट बिंदु क्या है, आंखों का दूर बिंदु क्या है। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, बिना आंखों पर जोर डाले, बिना आंखों पर जोर डाले, बिना चश्मा लगाए, आंख निकटतम जितनी दूर की वस्तु को देख सकता है, उस दूरी को क्या कहते हैं? वास्तव में निकट बिंदु या दूर बिंदु कोई बिंदु नहीं है, बल्कि एक खास दूरी है। बात समझ गए? निकट बिंदु और दूर बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु वास्तव में कोई बिंदु नहीं है, बल्कि एक खास दूरी है। बिना आंखों पर जोर डाले या चश्मा लगाए, बिना चश्मा लगाए, बिना आंखों पर जोर डाले एवं बिना चश्मा लगाए, आंख निकटतम जितनी दूर की वस्तु को देख सकता है, उसे ही आंखों का निकट बिंदु कहते हैं। और यह एक वयस्क व्यक्ति का कितना, यानी कि आप किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके, उसके लिए वस्तु आपके आंख से कम कितनी दूर पर होनी चाहिए? कम से कम कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर पर। यानी कोई वस्तु आंख से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, आप स्पष्ट नहीं देख पाइएगा। 12 सेंटीमीटर पर है, स्पष्ट नहीं देख पाइएगा। 20 सेंटीमीटर है तो भी स्पष्ट नहीं देख पाइएगा। आंख किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके, इसके लिए वस्तु का आंखों से कम कितना दूर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? और यही 25 सेंटीमीटर दूरी को क्या कहते हैं? तो बिना आंखों पर जोर डाले एवं बिना चश्मा पहने आंखों के निकटतम जितनी दूरी तक के वस्तु को आंख साफ साफ देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? और आंखों का निकट बिंदु कहां तक होता है? आंखों का निकट बिंदु कहां तक होता है? उसके बाद आंखों का दूर बिंदु। बिना आंखों पर जोर डाले और बिना चश्मा लगाए हम जितनी अधिकतम दूर की वस्तु को देख सकते हैं, उसे आंखों का क्या कहते हैं? और ये होता क्या? अनंत। अनंत, अनंत का मतलब जहां तक नजर जा रही है वहां तक स्पष्ट दिखना चाहिए। क्लियर हो गया? अनंत यानी कि सूर्य चंद्रमा को हम देखते हैं जी, वो किस दूरी पर है? अनंत दूरी पर है। तो आंखों पर बिना जोर डाले, बिना चश्मा लगाए जितने अधिकतम दूर की वस्तु को हम देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आंखों का दूर बिंदु। और आंखों का दूर बिंदु क्या है? अनंत। वास्तव में अनंत का शाब्दिक अर्थ यहां पर क्या है? आपका नजर जहां तक जा रहा है वहां तक स्पष्ट दिखेगा आपको। क्लियर? अब अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आंखों में कुछ डिफेक्ट है,
और आंखों में कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, अभी करेंगे दोस्तों। क्लियर? आंखों के निकट बिंदु और दूर बिंदु को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार आंखों के निकट और दूर बिंदु को पढ़िए तो उसमें परवीन कुशवाहा का 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आंखों में कुछ डिफेक्ट हो, चश्मा लगाना पड़े। ठीक है। अब वैसे तो आप जानते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ आंखों को स्वस्थ रखना आज के प्रदूषण भरे माहौल में संभव है नहीं है। बिना धूप चश्मा का आदमी धूप में निकलता है, बिना धूप चश्मा का आदमी गाड़ी भी चला लेता है। तो आंख जब आप पूरा सेफ रखते ही नहीं है जीवन में, तो 100% एक्यूरेसी कैसे आएगा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आंखों का दूर बिंदु कहां तक? निकट बिंदु। आइए, एक पॉइंट आंखों से जुड़ा रह गया है, लाइट सेंसिटिव सेल्स। प्रकाश संवेदी कोशिका। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको कौन सा दिक्कत है? हमको दिक्कत है, हमको निकट का दिखता है, दूर का थोड़ा नहीं दिखता है, तो उसके लिए ही हम चश्मा लगाए हुए हैं। क्लियर? तो हमारा दूर बिंदु गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है? अब ऐसा मत कहिएगा। ठीक है? एक कौन फिल्म है, याद नहीं आ रहा नाम, उसमें एक तरफ परेश रावल और एक तरफ जॉनी लीवर है। जॉनी लीवर कहता है कि थोड़ा मेरा दूर का नजर खराब है, तो परेश रावल कहता है वो चांद दिख रहा है, तो जॉनी लीवर कहता हाँ चांद तो दिख रहा है, तो कहता है कि अब कितना दूर तक तुम देखेगा। कौन सा फिल्म है वो? बहुत प्रचलित फिल्म है, शायद हम कोई फिर हेरा फेरी है शायद। अब जो भी हो, तो ऐसा था। खैर, हम आते हैं अपने मुद्दे पर। प्रकाश संवेदी कोशिका, लाइट सेंसिटिव सेल। प्रकाश संवेदी कोशिका, लाइट सेंसिटिव सेल्स। और ये कोशिका होते हैं आंखों के किस भाग में? अब आंख का जो रेटिना है दोस्तों, उस आंखों के रेटिना पर 2 प्रकार के कोशिकाएं होती है। आंखों के रेटिना में, आंखों के रेटिना पर नहीं, आंखों के रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं? 2 प्रकार की कोशिका। एक कॉर्न सेल और दूसरा रॉड सेल। शंकु कोशिका, शंकु कोशिका और दंड कोशिका। शंकु कोशिका और दंड कोशिका, कोन सेल और रोड सेल। ये दोनों ही कोशिका कैसे कोशिका हैं? प्रकाश संवेदी कोशिका है, जो कहां पाए जाते हैं? रेटिना पर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका है। अगर रेटिना पर ये कोशिका ना हो तो शायद ही हम देख पाए। इन कोशिकाओं के मदद के बगैर हम देख ही नहीं सकते हैं। तो आंखों के रेटिना में कितने प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होते हैं? 2 प्रकार के, शंकु कोशिका और दंड कोशिका। अब शंकु कोशिका काम करता है तेज प्रकाश में, और दंड कोशिका काम करता है मंद प्रकाश में। यानी तेज प्रकाश में हम किसी वस्तु को देखते हैं रेटिना के किस कोशिका के मदद से? शंकु कोशिका के मदद से। और मंद यानी कि कम प्रकाश में या अंधेरे में हम किसी वस्तु को देखते हैं रेटिना के किस कोशिका की सहायता से?
दंड कोशिका की सहायता से। और शंकु कोशिका तेज प्रकाश में काम करता है लेकिन मंद प्रकाश में कुछ काम नहीं करता है। ठीक उसी तरह दंड कोशिका मंद प्रकाश में काम करता है लेकिन तेज प्रकाश में कोई काम नहीं करता। क्लियर हो गया? तो तेज प्रकाश में देखने के लिए रेटिना का कौन सा प्रकाश संवेदी कोशिका उत्तरदायी है? शंकु कोशिका। मंद प्रकाश में देखने के लिए कौन सा कोशिका उत्तरदायी है? दंड कोशिका। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि शंकु कोशिका कौन सेल तेज प्रकाश में दिखने के लिए यानी तेज प्रकाश में काम करता है। तेज प्रकाश में हम इन्हीं कोशिका के मदद से किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन शंकु कोशिका का एक दूसरा काम है क्या? रंग का पहचान करना। किसी वस्तु के रंगों की पहचान भी किसके द्वारा होती है? शंकु कोशिका के द्वारा होता है। रंग की पहचान दंड कोशिका नहीं करता है। आप देखे होंगे दोस्तों कि जब कभी अंधेरे में गए होंगे तो आपको वस्तु दिख रहा होगा लेकिन उसका रंग नहीं दिख रहा होगा। आप थोड़ा कम प्रकाश में किसी वस्तु को देखिए, सब वह काले नजर आएगा। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? आप किसी वस्तु के रंग की पहचान केवल किस प्रकाश में कर पाते हैं? कभी आपको रात में नींद टूटा होगा और लाइट का कमरा ऑफ है और अचानक नींद टूटा होगा तो आपको दिख रहा है सब कुछ, लेकिन सब कुछ काला काला। ठीक है? पीला सामान भी काला, लाल सामान भी काला, सब कुछ काला काला दिखता है। जानते हैं क्यों? तो मंद प्रकाश में काम कौन कर रहा है? मंद प्रकाश में रंग पहचान करने वाला शंकु कोशिका काम करता ही, इसीलिए मंद प्रकाश अथवा अंधेरे में हम रंग की पहचान नहीं कर पाते। क्लियर हो गया? तो आंखों के रेटिना में कितने प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं? शंकु कोशिका और शंकु कोशिका के मदद से हम तेज प्रकाश में किसी वस्तु को देखते हैं और दंड कोशिका के द्वारा हम किस प्रकाश में देखते हैं? उसके बाद दोस्तों रंग की पहचान कौन कोशिका कर सकता है? शंकु कोशिका। रंग का पहचान कौन कर सकता है? और इसलिए हम किसी वस्तु के रंगों की पहचान केवल तेज प्रकाश में करते हैं। कम प्रकाश में या अंधेरे में हम वस्तु को देखते तो हैं लेकिन रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंद प्रकाश में दंड कोशिका प्रभावी होता है या कार्य करता है। रंग पहचान करने वाला शंकु कोशिका मंद प्रकाश या अंधेरे में काम नहीं करता। अब ध्यान दीजिए, शंकु कोशिका भी कई तरह के होते हैं। लाल रंग का पहचान करने वाला शंकु कोशिका, पीले रंग का पहचान करने वाला शंकु कोशिका, हरे रंग का पहचान करने वाला शंकु कोशिका। अगर किसी व्यक्ति में सारे शंकु कोशिका नहीं है तो वे सारे रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा। कलर ब्लाइंडनेस आप सुने होंगे, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस जो केवल पुरुषों में होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो केवल पुरुषों में होता है, उसमें आंख लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों के आंखों के रेटिना में लाल और हरे रंग का पहचान करने वाला शंकु कोशिका होता ही। क्लियर? शंकु कोशिका को पढ़िए। एक क्वेश्चन आया है, रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है? रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है? रिवीजन का बेस्ट तरीका ये, सबसे पहले कंटिन्यूटी बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए। बीच में अगर छोड़िएगा तो फिर पढ़ने में दिक्कत होगा, रिवीजन करने में भी दिक्कत होगा। ठीक है? लेकिन आज थोड़ा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अगले क्लास में रिवीजन कैसे करें इस पर डिटेल चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है? पढ़ लिए? गजब स्थिति। अगला पॉइंट क्या है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड, साउंड नहीं लाइट। दृष्टि निर्बंध।
दृष्टि निर्बाध यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन को पढ़ के आइएगा, ठीक है। अगला क्लास में इसको हम देखेंगे नहीं, पहले लड़की लोग को निकलने दिया। 2 मिनट बैठिए ना, निकलिए आप लोग। अरे दर पर आइए, नहीं बोल रहे हैं, सुनते नहीं आप लोग, यही दिक्कत है। ठीक, हमको इतना कैसे याद रहता है? तो एक तो है कि एक्सपीरियंस, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो एक ये बात है। और दूसरा, हम पढ़ाने के लिए रात में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और याद रखने का यही 2 कारण है, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता है। तीसरा यही है कि हम जब तैयारी कर रहे थे जनरल कंपटीशन का, तो माइंड में पढ़ने के अलावा कुछ था नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, और शायद अगले क्लास में लाइट समाप्त हो जाए, तब हम न्यूमेरिकल प्रश्न पर आ जाएंगे। बीपीएससी इतना क्वेश्चन इनफ है? यस यस कोमल कुमारी, बीपीएससी के लिए इतना एनफ है। सिटी का लड़का सब चश्मा पहनता है, लेकिन विलेज का लड़का नहीं पहनता है। सर क्या प्रॉब्लम? विलेज में उतना प्रदूषण भी नहीं है।